फलाने एंड सन्स, ढिमकाने एंड सन्स, ऐसे कई नाम सुने और देखे होंगे। वायरस भी अपनी सन्स के साथ दुनिया में टिके हुए हैं। करोड़ों सालों से उनके वंशज पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। ये भी इंसानों जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, बस तरीका अलग है। वायरस के रिप्रोडक्शन का खेल बहुत कातिलाना है। आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। वायरस का रिप्रोडक्शन कातिलाना क्यों होता है? बाकी जीव अपने वंश को बढ़ाने के लिए किसी की हत्या नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वायरस ये काम करता है। वायरस का रिप्रोडक्शन यानी ज्यादा संक्रमण, यानी वायरस का रिप्रोडक्शन बढ़ना यानी उसकी आबादी में इजाफा सीधा नुकसान है। जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन उतना ज्यादा संक्रमण फैलना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद सारे वायरस एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे हम इंसान या कोई अन्य जीव करते हैं। लेकिन वायरसों के रिप्रोडक्शन का तरीका एकदम अलग होता है। किसी भी वायरस को रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी साथी की जरूरत नहीं होती, यानी वायरस में न नर होते हैं और न मादा। ये अपना ही क्लोन बनाते हैं, अपने ही शरीर से जेनेटिक मटेरियल निकालकर कई वायरस पैदा कर देते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किसी परमाणु विस्फोट के चेन रिएक्शन की तरह होती है। 1 से 3, 3 से 9 और उसके आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी वायरस सबसे पहले आपके शरीर में प्रवेश करता है, फिर वह टारगेट सेल से चिपकता है, सेल के अंदर खुद जाता है या अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है। जेनेटिक मटेरियल उसी कोशिका के न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस को खाकर उसमें मौजूद जेनेटिक मटेरियल खुद को रेप्लिकेट करता है, यानी नए जेनेटिक मटेरियल बनाता है। जितना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल उतने ज्यादा नए वायरस। कोशिका के अंदर मौजूद छोटे अंग इस रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, यानी वायरस उस कोशिका को खत्म कर चुका होता है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए कोशिका को मार चुका होता है। अब एक वायरस के कई रूप तैयार हो चुके होते हैं, यानी एक वायरस के अब कई सन्स बन चुके होते हैं। ये बाहर निकलते हैं, दूसरी कोशिकाओं के साथ ही ऐसा ही करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया पूरे शरीर में चलती रहती है। आप बीमार और बहुत बीमार होते चले जाते हैं। एक ही वायरस जब तक एक जैसे सन्स पैदा करता है तब तक उसे एक वेरिएंट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने स्वरूप में बदलाव करता है उसका वेरिएंट बदल जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है वेरिएंट्स के बनने का। वेरिएंट्स कई तरह से बन सकते हैं, इसलिए वो अलग अलग वेरिएंट्स के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। क्योंकि हर एक वेरिएंट का रिप्रोडक्शन का तरीका तो एक जैसा होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो शरीर के अंदर कत्लेआम मचाते हैं। हत्यारे वायरसों का इसलिए पिछले साल WHO ने अलग अलग नाम दिया। पहले तो वैज्ञानिक जब नया वेरिएंट देखते हैं तो उसे अंग्रेजी के अक्षर, संख्याओं और दशमलव लगाकर नाम देते हैं। जैसे कोरोना वायरस का नाम ओमिक्रॉन। वेरिएंट की 180 सब वेरिएंट्स हैं, जिनके नाम BA.1, BA.2, BA.5, BQ.1 और अब BF-7 है। लेकिन ये सब वेरिएंट हैं। वेरिएंट्स में कंफ्यूजन न हो इसलिए WHO ने सभी बड़े वेरिएंट्स का नामकरण किया। नाम वायरस में होने वाले बदलाव के हिसाब से ही दिया जाता है, यानी अलग अलग म्यूटेशन के साथ सामने आए अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग नाम। WHO दुनिया भर के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर SARS-CoV-2 वायरस जैसे वेरिएंट्स का जनवरी 2020 से नजर रखा है। वायरस को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट यानी VOIS और दूसरा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न यानी VOCS, ताकि वेरिएंट्स के हिसाब से इलाज और स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन किए जा सके। फिर WHO ने जो किया वो हैरान करने वाला था। कोरोना वायरस वेरिएंट को जो नाम दिए वो ग्रीक अक्षरों से लिए गए, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि। WHO ने वेरिएंट्स के नाम उनकी भयावहता के अनुरूप रखे। सितंबर 2020 में यूके में मिले B.1.1.7 वेरिएंट को अल्फा, मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिले वेरिएंट B.1.351 को बीटा, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिले P.1 को गामा, अक्टूबर 2020 में भारत में मिले B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया। ये सभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में थे। अब वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ऐसे कोरोना वायरस जो सामुदायिक स्तर पर बहुस्तरीय संक्रमण फैलाते हैं, लेकिन ये वेरिएंट्स गुच्छों या समूहों में संक्रमित करते हैं। एक साथ कई देशों में मिल सकते हैं। मार्च 2020 में अमेरिका में मिले B.1.427/B.1.429 वेरिएंट को एप्सिलॉन। दिसंबर 2020 में कई देशों में मिले कोरोना वेरिएंट B.1.525 को ईटा। फिलीपींस में जनवरी 2021 में मिले P.3 को थेटा। नवंबर 2020 में अमेरिका में मिले B.1.526 को आयोटा। अक्टूबर 2020 में भारत में मिले वेरिएंट B.1.617.1 को कप्पा नाम दिया गया। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट रहा है ओमिक्रॉन। इसे दुनिया में आए हुए साल भर से ज्यादा समय हो चुका है। अब तक यह नहीं पता चला कि यह इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है। लगातार म्यूटेशन कर रहा है। अभी नया सब वेरिएंट यानी BF.7 निकल आया। एक अकेली वंशावली पर चलने के बजाय इस वायरस ने खुद को सैकड़ों वंशों में बांट दिया। इसके इतने ज्यादा वेरिएंट्स हो गए कि इंसानों का म्यूटेंट सिस्टम इसे समझ नहीं पा रहा है। संक्रमण तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसके कई सब वेरिएंट BQ.1.1 और CH.1
पिछले साल नवंबर में जब ओमिक्रॉन का पता चला तभी उसने 50 से ज्यादा म्यूटेशन कर रखे थे। यह कोरोना के अन्य वेरिएंट से अलग था। माना जाता है कि यह किसी ऐसे इंसान के शरीर में विकसित हुआ होगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर था, इसलिए यह वायरस बहुत ताकतवर बनकर उभरा। ओमिक्रॉन ने म्यूटेशन करके स्पाइक प्रोटीन में ही बदलाव कर दिया था, जिससे एंटीबॉडी उससे चिपक नहीं पा रहे थे। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता चला गया। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के 180 सब वेरिएंट बने थे, अब तो इससे ज्यादा हो गए होंगे। ओमिक्रॉन इवोल्यूशनरी विस्फोट के लिए ही आया है, यानी यह अपने वायरस वंश को तेजी से बढ़ाता जा रहा है। इसका हर वेरिएंट कई सब वेरिएंट को पैदा कर रहा है। इस पर 40 से ज्यादा एंटीबॉडीज का प्रयोग किया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हर इलाज के बाद यह एक नया वेरिएंट खड़ा कर देता है। इसकी वजह भी हम इंसान और हमारी इलाज पद्धति है। कोरोना काल के पहले साल दुनिया के ज्यादातर लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं थे, लेकिन ओमिक्रॉन के समय कई लोगों की इम्यूनिटी बन चुकी थी, एंटीबॉडीज बन चुके थे। ओमिक्रॉन के पास सिवाय म्यूटेशन के और कोई चारा नहीं था, इसलिए यह लगातार तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा था। ये वायरस उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिसे 160 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। उन्होंने इसे कन्वर्जेंस नाम दिया था। कन्वर्जेंस यानी एक वेरिएंट दूसरे के साथ म्यूटेट करके एक नया सब वेरिएंट बना रहा था। इस समय सब वेरिएंट्स के बीच संक्रमण फैलने और म्यूटेशन की प्रतियोगिता चल रही है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट किसी भी वैक्सीन को पूरी तरह से धोखा नहीं दे सकते, न ही उसके सब वेरिएंट्स। वो कमजोर होते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के कन्वर्जेंस पर लगातार स्टडी जारी है ताकि इस वायरस के एवोल्यूशन की कहानी को समझा जा सके। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं